ओके, हेलो बच्चों। तो मुझे पता है आप सब एक्साइटेड हो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए और चाह रहे हो जितनी जल्दी बोर्ड एग्जाम आ जाए, है ना? मजाक कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोग चाहते हो कि 2 दिन और मिल जाते हैं ना। कोई बात नहीं। अब ये सोच लो कि एग्जाम पहले तो इजी आएगा, है ना? क्वेश्चंस वगैरह जो भी हैं हम लोगों ने जब भी दिया है, तो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो एग्जाम्स कभी भी हार्ड नहीं आते हैं, ठीक है? हाँ, हम लोग अगर ज्यादा टेंशन लेंगे तो एग्जाम हमको हार्ड लग सकता है, ठीक है? तो केस स्टडीज कॉम्पिटेंसी बेस्ड तो बहुत सुन रहे होंगे आप लोग क्या आ रहा है ना। तो अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है और डरावना सा लग रहा है ना। तो अगर टेंशन में बच्चा है और टाइम बार बार देख रहा है तो उसको बड़ा अजीब सा लगेगा ये क्वेश्चन। बट ये बहुत ही ईजी है, ठीक है? तो इसको हम स्टेप वाइज करेंगे और सेम क्वेश्चन तो 99% नहीं आने वाला है, मगर आप ये क्वेश्चन देख के समझ सकते हो कि हाँ किस ढंग से मुझे अप्लाई करना है, ठीक है? नाउ दिस क्वेश्चन इज डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी जो आपने पढ़ा है ना। तो किस ढंग से हम इसको करेंगे वो मैं करके दिखाऊंगा। तो पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत आराम से समझना है, और अगर समझ में नहीं आया मतलब कि हमने आराम से नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो सबसे पहले ये क्या है, ए मिडिल स्कूल डिसाइडेड टू हैव अ स्पिनर गेम। ये गलत लिखा हुआ है, रॉन्ग नहीं है। टू हैव अ स्पिनर गेम एज अ फंड रेजर फॉर क्रिसमस। ओके, तो समझ लो कि एक मिडिल स्कूल है ना। टू लिख सकते हो, टू होल्ड अ स्पिनर गेम रख सकते हो ना। मान लो वो लोग एक स्पिनर गेम रखना चाहते हैं, ठीक है? इसमें क्या है, देखो दो स्पिनर्स लगे हुए हैं, है ना? तो दो स्पिनर्स लगे हुए, इसमें देखो क्या क्या लिखा है, रेड ग्रीन येलो, रेड ब्लू ग्रीन ऐसे करके लिखा हुआ है ना, अलग अलग कलर्स हैं। इसके बाद क्या है, मेकिंग पर्पल का मतलब क्या है, स्पिन ईच स्पिनर वंस, है ना? ईच स्पिनर वंस मतलब एक ही बार एक को स्पिन करना है। एंड देन ब्लू एंड रेड मेक्स पर्पल। अगर इसमें ब्लू और इसमें रेड आ जाएंगे तो वो क्या मिलेगा, मेन कॉम्बिनेशन पर्पल का, ठीक है? एंड इफ वन स्पिनर शोज रेड एंड अदर शोज ब्लू यू विन। मतलब आप कब जीतोगे, जब एक में रेड आए और अगले में ब्लू आए। तो स्पिन तो तुक्के पे करना है, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है लॉजिक कि आपको ऐसे ही मिलने वाला है। लेकिन अगर आपका रेड और अदर शोज ब्लू आ गया, इसमें रेड और इसका ब्लू है ना, तो ये पर्पल दिखाएगा और कहा जाएगा कि आप जीत गए, ठीक है? इतना समझ में आ गया। वन सच आउटकम इज रिटन एज आर बी। इसी का एक आउटकम को हम आर बी की तरह लिख रहे हैं, जैसे कि रेड और ब्लू आया तब आर बी लिखेंगे, है ना? बी भी आया तो ब्लू ब्लू लिखेंगे, इस ढंग से, है ना? इसने कोडिंग भी बता दी, सब कुछ बता रहा है। लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द गेम। क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो आपका एक तो लिस्ट बनाना है, पहला क्वेश्चन, है ना? तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, जैसे पहले इसका रेड है, इसमें क्या आ सकता है, रेड आ सकता है, ब्लू आ सकता है, ग्रीन आ सकता है। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ और फिर सॉल्यूशन बनाना है ना। तो क्वेश्चन एक बार बाकी में पढ़ देता हूँ। एक तो ये कॉम्बिनेशन बनाने हैं, दूसरा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल। पर्पल आने की संभावना कितनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग पर्पल एज द रिजल्ट, ठीक है? पर्पल तभी आएगा जब रेड और ब्लू आएंगे, है ना? देन कम्स थर्ड, फॉर विन पार्टिसिपेंट गेट्स ₹10। अगर जीत जाएगा तो उसे 10 रुपए मिलेंगे। एंड फॉर लूजिंग द पार्टिसिपेंट हैज टू पे ₹5 टू द स्कूल। और अगर वो हार गया तो 5 रुपए उसे स्कूल को देना पड़ेगा, ठीक है? इफ 99 पार्टिसिपेंट्स प्लेड, 99 पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, हाउ मच अमाउंट वुड बी कलेक्टेड बाय द स्कूल। तो स्कूल कितना कलेक्ट कर पाएगा, एस्टिमेट, है ना? मतलब प्रोबेबिलिटी बेस्ड। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सेम अमाउंट ऑफ ₹5 इज पेड टू द पार्टिसिपेंट ऑन विनिंग एंड टेकन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट ऑन लूजिंग। मतलब 5 रुपए देंगे अगर जीतेंगे और 5 रुपए उनसे लेंगे अगर वो हार गए, ठीक है? दोनों के रुपीज सेम है। हाउ मच अमाउंट वुड बी कलेक्टेड बाय द स्कूल कीपिंग द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सेम। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सेम यानी पहले भी 99 थे, अभी भी 99 ही रहेंगे, ठीक है? तो अब इसको किस टाइप से करना है, ठीक है? तो इसको एक बार मैं सिलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर देता हूँ। क्वेश्चन तो आप समझ गए, अच्छे से देख लो, और चाहो तो पॉज करके पहले खुद से कैलकुलेट करो, ठीक है? खुद से देखो कि तुम्हारा क्या क्या आंसर आ रहा है, फिर मैच हो रहा है कि नहीं। ऐसे तो बड़ा इजी लग रहा है, मैं करूंगा तो और इजी लगेगा, लेकिन मेरे बिना किए पहले ही पॉज करके सॉल्व करो और उसके बाद वीडियो को आगे देखो, है ना, कि सेम मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज, ठीक है? ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द गेम, ठीक है? इसको मैं अलग कलर में कर देता हूँ, ठीक है? नाउ सॉल्यूशन फर्स्ट का, ठीक है? ऑल द पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकता है, पहले इसका मान लो रेड है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे आर, ठीक है? अगर आर लिख दिया तो अगले में क्या आ सकता है, आर आ सकता है। पहले वाले में तो आर ही रहेगा। आर के बाद इसके 3 कलर्स निकलेंगे, एक बार रेड ब्लू ग्रीन। तो एक बार रेड ले लिया, एक बार ब्लू ले लो और एक बार ग्रीन ले लो। ऐसे ही अगर इसमें रेड यानी ग्रीन आ गया तो फिर इसके तीनों कॉम्बिनेशन, एक बार जी आर, एक बार जी बी और एक बार जी जी लिख सकते हैं, ठीक है? अब थर्ड में येलो है,
येलो के साथ एक बार रेड आ सकता है, फिर येलो के साथ एक बार ब्लू आ सकता है, और फिर येलो के साथ एक बार ग्रीन आ सकता है ना। तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या क्या कॉम्बिनेशंस बन गए, है ना। तो चलो इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आउटकम्स 9 आ सकते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द गेम, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, है ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल, पर्पल आने की संभावना कितनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पर्पल एज द रिजल्ट, दैट इज यू हैव टू सी द पॉसिबिलिटीज वेयर रेड एंड ब्लू आर देयर, है ना। बोला है ना, रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कि पर्पल, है ना। तो इसमें रेड एंड ब्लू कितने हैं, रेड एंड ब्लू एक तो ये दिख रहा है, और कहीं है रेड एंड ब्लू, नहीं, और कहीं नहीं है ना। तो मतलब कि केवल एक ही है ना हमारा रिजल्ट। तो हमें दिखना है क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल। तो हम फॉर्मूला में जैसे सीबीएसई में लिखते हैं वैसे बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्पल इज इक्वल टू, है ना, नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल टू पर्पल एंड टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू, सो नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच पर्पल विल बी देयर इज ओनली 1, है ना, एक ही चांस है जो हमने ऐसे सर्कल करके रखा है। और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, टोटल 9 है, तो 1/9 हो गया सेकंड का आंसर, ठीक है। बहुत है, कुछ कैलकुलेट नहीं करना, बस फॉर्मूला लिख के आंसर लिख सकते हो। नाउ थर्ड क्या है, फॉर विन पार्टिसिपेंट गेट्स ₹10, है ना, एंड फॉर लूजिंग द पार्टिसिपेंट हैज टू पे ₹5 एंड 99 पार्टिसिपेंट्स प्लेड। टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 99, टोटल पार्टिसिपेंट्स पहले तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो कितने जीतने वालों को इतने रुपए मिल रहे हैं, हारने वाले तो पहले जीतने वाले हैं कितने और हारने वाले हैं कितने, पहले तो वो निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये दिमाग में रखना है। तो टोटल पार्टिसिपेंट्स इज इक्वल टू 99, दिस इंप्लाइज पार्टिसिपेंट्स विनिंग इज इक्वल टू, तो विनिंग का चांस कितना था, जैसे पर्पल, पर्पल लिखो चाहे विनिंग एक ही बात है, तो विनिंग या पर्पल कितने थे, 1/9 ऑफ क्या हो जाएगा, टोटल पार्टिसिपेंट्स, है ना, 1/9 पार्ट जीतते हैं, तो 99 टोटल है, उसका 1/9 निकाल लो, मींस इनटू 99/9 विल बी इक्वल टू 11, ठीक है। विनिंग एंड पार्टिसिपेंट्स लूजिंग कितने हो जाएंगे, तो वही 1/9 अगर जीत रहे हैं तो 8/9 हार रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8/9 ऑफ 99 विच विल बी इक्वल टू 88, ठीक है। अब हमें देखना है मनी, फॉर विन पार्टिसिपेंट गेट्स ₹10, अगर जीत जाएंगे तो कितना मिलेगा, ₹10, तो जीतने वाले थे 11, तो 110 रुपीज मिल रहे हैं किसको, पार्टिसिपेंट को, है ना। लूजिंग कितने, 88 लोग तो हार गए, तो यहां तो देखो 110 रुपीज माइनस हो रहे हैं स्कूल का, है ना, और प्लस हो रहा है 88 इंटू 5, इतना उन्हें मिल रहा है स्कूल को, है ना। तो 88 इंटू 5 जो मिल रहा है वो प्लस, और जो जा रहा है वो माइनस, लॉजिकल है बिल्कुल। तो वी कैन राइट इट एज 88 इंटू 5 कर लो 440 एंड माइनस 110 विल बी इक्वल टू 330 रुपीज, ठीक है, स्कूल को मिला, है ना। ये हो गया थर्ड का आंसर, हाउ मच अमाउंट विल बी कलेक्टेड बाय द स्कूल, 330 रुपीज, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन एक बचा, इसको भी चलो मैं ट्राई करता हूँ इसी लाइन में करने का, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, बस लॉजिकल है। If the same amount of ₹5 is to be paid to the participant on winning and taken from the participant on losing, अगर जीतेगा तो ₹5 मिलेंगे और हारेंगे तो ₹5 स्कूल को देना पड़ेगा, है ना। तो फिर से विनिंग एंड लूजिंग तो उतने ही लोग हैं, है ना। तो अब देखो अगर 11 लोग विन होते हैं तो 11 इंटू 5, है ना, दैट इज 55, ये तो स्कूल देगा, मतलब माइनस, और बाकी 88 लोग अगर विन हो रहे हैं तो 88 लूज हो रहे हैं तो 88 इंटू 5 इन लोग स्कूल को देंगे, है ना। तो जो स्कूल को मिलेगा वो प्लस में, और जो स्कूल से जा रहा है वो माइनस, ठीक है। कैन बी रिटन एज -55 और प्लस 88 इंटू 5, तो जो पहले था वही रहेगा 440 इक्वल टू, अब ये कर लो नाउ 440 माइनस 55, यहां आ गया 5, है ना, 385, ठीक है। तो 385 लोगों का आ गया यहाँ पे क्या, जो स्कूल को मिलेगा अगर वो लोग दोनों अमाउंट सेम रखते हैं। ज्यादा फायदा किसमें हो रहा है ये भी पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी देयर। ज्यादा फायदा 385 वाले में आ रहा है क्योंकि ये स्कूल को ज्यादा मिल रहा है 385 रुपीज, है ना।
तो इसे कहते हैं केस स्टडी बेस्ड या कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही सिंपल आएगा और आप लोगों के लिए नया नया चीजें आ रही हैं तो बहुत इजी ही आएगा। और सीबीएसई की साइकोलॉजी समझो तो कभी भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहा है इट मींस यू हैव नॉट स्टडीड द क्वेश्चन वेल, या आपने पूरा टाइम नहीं दिया या आपके दिमाग में टाइम चल रहा है कि मेरा टाइम खत्म होने वाला है। ठीक है, तो इसको एकदम स्टेप वाइज देखो, समझो, और ये मत समझो कि यही क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन एग्जैक्ट ये नहीं आएगा, मगर समझ में आ जाएगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। कुछ एडिटिंग्स मुझे करने पड़ेंगे, जैसे सॉल्यूशन है तो इसको, तो ये सब मत देखो, इतना देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता था वो भी आ गया होगा। कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसे भी यूज होते हैं मैथ्स में जो समझ में ही ना आए क्या है, बट उसका जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, सपोज किसी ने कोनिकल बोल दिया, दैट इज एनफ, कोन यूज करना है। सिलेंड्रिकल बोल दिया, सिलेंडर यूज करना है। स्फेरिकल बोल दिया, स्फेयर यूज करना है। बाकी कोई भी वर्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधे उसका फिगर बनाओ और कर दो। टेंट का क्वेश्चन आता है तो टेंट में नीचे में हमें नहीं मानना है कि कुछ भी लगता है, हमेशा उसका हम कर्व सरफेस एरिया ही निकालेंगे। और कभी कभी ब्रैकेट में मेंशन भी रहता है, अगर उसमें मेंशन अलग से किया हुआ है कि हाँ नीचे भी यूज होगा तब बात अलग है, नहीं तो नॉर्मली मान चलना नीचे यूज नहीं होगा। तो ये बहुत सारी चीजें लॉजिकली यूज करनी पड़ेगी। तो जब मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो ये सब चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कुछ डाउट है तो मुझे मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और मैं ऐसे क्वेश्चंस रेगुलरली डालता रहूंगा जब तक आपके एग्जाम्स मैथ्स के ना हो जाए। पहला तो मैथ्स ही है, कोई भी डाउट है मुझे बताना, किस चीज पे आपको क्वेश्चंस चाहिए या प्रैक्टिस करना है तो मुझे ये भी बताना। ठीक है, चलो ओके, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, बाय बाय। देखो अब पूरा दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, नीचे वाला शायद नहीं, थोड़ा मिस हो रहा होगा, अभी देख लो। ₹385, हाँ यहाँ तक आंसर है ना, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे ख्याल से पूरा दिख रहा होगा, तो इसको अच्छे से समझ लो। मैंने जब बोला था शायद मैंने उसको नीचे लिख दिया, नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अब दिखना चाहिए है ना, ये बहाना नहीं बना सकते हो कि लास्ट वाला हमें दिखा नहीं। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताना। ओके, बाय बाय।